नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। ये है थी हूँ रहूँगी पॉडकास्ट। मेरे सामने जो बैठी है उसकी उम्र है 24 साल। उसका नाम क्या है ये बताने से पहले सुनिए उसकी आवाज़ और खुद ही जानिए कि वो कौन है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इस आवाज़ के साथ आपने पहचाना होगा कि कौन है ये जो डूब कर गा रही है। नाम है मैथिली ठाकुर। इस नाम से सभी परिचित हैं। आप भी, मैं भी, बाहर की सारी दुनिया परिचित है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ खुद मैथिली से कि मैथिली है कौन। मैथिली, अगर कोई ये जानना चाहे कि मैथिली की नज़र में मैथिली कौन है तो कौन है वो? ये तो बहुत ही मेरे लिए बहुत कठिन सवाल हो गया, क्योंकि मेरी अलग अलग पर्सनालिटी रहती है। घर पे मैं एक बहुत ही साधारण, बिल्कुल डांट खाने वाली लड़की हूँ, जो दिन भर मम्मी से डांट खाती रहती हूँ और इधर उधर मस्ती वस्ती करती रहती हूँ। बाहर जाती हूँ तो एक कलाकार बन के जाती हूँ। लोग बहुत प्यार, सम्मान, इज्जत देते हैं, गाने को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, सुनते हैं। और जब अपने भाइयों के साथ होती हूँ तो बहुत ही अलग मिजाज में होती हूँ। तो मतलब मेरी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं जो मैं एक बार में बता ही नहीं सकती कि मैं हूँ कौन। इस समय रात के करीब 12 बज रहे हैं। कुछ ही घंटे बाद मैथिली को फिर एक जगह जाना है। हम इस समय लखनऊ में हैं और कुछ ही घंटे बाद मैथिली जाएगी अपने परिवार के साथ अहमदाबाद। उसे वहां परफॉर्म करना है। मैथिली को जब मैंने पहली नजर में देखा तो उसकी आवाज से ज्यादा, सबसे ज्यादा खींचा उसकी आंखों ने। उसकी आंखें उसकी आवाज से ज्यादा बोलती हैं। मैथिली जब दिल्ली में पहुंची और फिर पहुंची वो एक सरकारी स्कूल में। ये यात्रा क्या थी मैथिली? जैसे ही गांव से पहली बार दिल्ली आई तब मैं 6.5 साल के आसपास थी, 6.5-7 साल की थी। और बड़े आराम से मैं घर में रह रही थी और खाना पीना खा रही थी, मस्त रियाज कर रही थी, सो जाती थी, उठती थी, फिर यही रिपीट करती थी, फिर सो जाती थी। सब अच्छा चल रहा था। आसपास के लोगों ने बोलना शुरू किया कि बच्चे बड़े हैं, इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो। तो मम्मी पापा को काफ़ी बार ये सुनना पड़ा। तो पापा ने बगल में ही एक नगर निगम का विद्यालय था, वहाँ पे मुझे ले गए और मेरिट बेस्ड एक एग्ज़ाम था, छोटा सा टेस्ट था, क्योंकि उससे पहले मेरा कोई स्टडी रिकॉर्ड नहीं था। वो शायद प्राथमिक विद्यालय था तो 5th तक का था। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया जिस पे मुझे 5th के लिए उन्होंने बोला कि इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं 5वीं में एडमिशन हुआ और वो स्कूल मेरा पहला स्कूल था। और वो जगह थी लाजवंती गार्डन, तिलक नगर, नगर निगम विद्यालय। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्कूल के साथ कि कैसे एग्ज़ाम्स देते हैं, कैसे अलग अलग क्लासेस अटेंड करते हैं, कैसे पढ़ाई होती है स्कूल में व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि जब गांव में थी तो बहुत अनौपचारिक रूप से मास्टर साहब आते थे, अलग अलग चीज़ें पढ़ाते थे, अगले दिन पूछते थे, मतलब वो एक अलग हिसाब किताब था। तो इसी प्रकार नगर निगम से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अभी कुछ दिन पहले एमसीडी में मेरी एक मुलाकात थी और वहां पर कुछ अधिकारियों ने जब कई चीजें एमसीडी के बारे में बताई तो मैंने उनसे उन स्कूल के बारे में पूछा। फिर मैंने पूछा आपके पास क्या कोई रोल मॉडल हैं? तो सबकी जुबान पर एक ही नाम था कि मैथिली। मैं खुद हैरान थी, मुझे नहीं पता था कि मैथिली की पढ़ाई एमसीडी में हुई। और मजे की बात यह कि 5th की और दोबारा से 5th की 2 बार 5th क्यों की? वो भी 5 साल बीच में गैप था। तो वही जब मैं 6.5-7 साल की थी तभी मेरा 5वीं में एडमिशन किया गया लाजवंती गार्डन में। और उस समय हमारे पास खुद का घर बहुत ही बाद में, पिछले 4-5 साल पहले हमने अपना घर खरीदा, लेकिन इससे पहले तक अलग अलग जगह हम किराए के घर पे रहते थे। और चेंज इसलिए करना पड़ता था क्योंकि हम जब भी अभ्यास करते थे तो आसपास के किराएदारों को प्रॉब्लम्स होती थी। तो कभी तिलक नगर रह रहे हैं, तो कभी तुगलकाबाद, तो कभी इधर, तो कभी उधर। तो लाजवंती गार्डन में 1 साल 5वीं में जब पूरा पढ़ाई करने के बाद 6ठी में एडमिशन की बारी आई तो आसपास स्कूल नहीं थे, दूर दूर था और फिर हमको किराया का मकान भी चेंज करना था। तो फिर छूट गया पढ़ाई, 5 साल ऐसे बीत गए। फिर मैं 11 साढ़े 11 साल की हुई।
उसके बाद फिर से मेरा नगर निगम में ही, उस समय मैं नजफगढ़ में किराए पे रह रही थी, तो नजफगढ़ एमसीडी में मेरा फिर से 5वीं में एडमिशन हुआ। फिर वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई एकेडमिक। तो मैथिली फिर से एमसीडी में गई, उसके बाद आगे की पढ़ाई हुई और फिर वो पहुंच गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भारती कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक से ग्रेजुएट है मैथिली। एक और बात मैथिली ने बताई कि वो मास्टर्स करना चाहती है, फिर वो पीएचडी करना चाहती है और मज़े की बात यह है कि पीएचडी करने से पहले ही उसे डॉक्टरेट ऑफर हो रही है। तो एक छोटा सा बच्चा जो एक गांव से आया है, जिसने शहर नहीं देखा, वो शहर आता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो पूरी दुनिया जैसे उसके सामने खड़ी हुई है। पर मैथिली, ये जो मैं पढ़ रही थी कि आपके पिताजी ने आपको एक संगीत के शिक्षक के तौर पर पूरी तरह से तैयार किया और ये भी बताया कि कल्चरल रूट से जुड़ना कितना ज़रूरी हो सकता है। तो इस सांस्कृतिक विरासत को ही थामने की क्या वजह रही और कैसे ये टर्निंग पॉइंट आया? काफ़ी सारे लोग जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि आपने फोक म्यूज़िक ही क्यों चुना, आप कैसे लोक संगीत को गाना शुरू किए। मुझे अभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि मैंने नहीं चुना। मुझे लगता है कि मेरा एक सौभाग्य था कि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे मेरे दादाजी सीताराम जी के ऐसे परम भक्त हैं कि दिन से रात तक उनके बगल से अगर आप गुजरते तो सीताराम सीताराम ही सुनाई देता है। उनके जिह्वा पे हमेशा सीताराम सीताराम चलता है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ऐसे दलान पे अगर कहीं से भी आंगन से होते हुए जब दलान पे बैठती थी तो बाबा ये 1000 बार सीताराम बोलो, 100 बार सीताराम बोलो, और बिठा के ऐसे जप करवाते थे। तो ये एक बहुत ही खेल कूद में ऐसी चीज़ है कि हमने सोच समझ के कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता था कि ऐसी अपब्रिंगिंग हुई हमारी। और उस समय तो बड़ा ही रोज़ रोज़ का अष्टयाम कीर्तन, सीताराम विवाह संकीर्तन, अलग अलग चीज़ें, सुंदरकांड का पाठ, बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी। तो घर, मुझे लगता था कि ये दुनिया पूरी ऐसी ही है, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटी थी और गांव-गांव का यही था कि आज इस गांव में कीर्तन हो रहा है तो आज दूसरे गांव में भोज हो रहा है, तीसरे गांव में अष्टयाम हो रहा है। तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता होगा। फिर जब मैं 7 साल की हुई और दिल्ली आई तो यहाँ के पता चला अच्छा मैथिली भाषा के अलावा भी कोई भाषा एग्जिस्ट करती है, हिंदी। यहाँ पे हिंदी में बात करनी होती है, यहाँ पे भाई जी नहीं भैया बोलना होता है। और यहाँ के बच्चे अलग अलग चीज़ें खेलते हैं। मतलब पूरी दुनिया ही अलग थी, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरा गांव वाला था और यहाँ के सब कुछ चेंज हो गया। तो अडाप्ट करने में मुश्किल हुई, लेकिन हाँ, वर्थ इट था। पूरा जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत रहा, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, वैसे मैथिली एक बात है कि जो लोग सफल हो रहे होते हैं या हो जाते हैं, लोग उनकी सफलताओं की बहुत सारी कहानियां सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पीछे छूट भी जाती हैं। अगर मैथिली आज यहाँ है तो कहीं कुछ और छूटा होगा। अब अगर लखनऊ में हो तो कुछ दिल्ली में छूटा, और दिल्ली में हो तो कहीं मुंबई में छूटा। तो 24 साल की मैथिली की जिंदगी में क्या क्या छूटा है? अब मेरा ध्यान वैसे उस पर जाता भी नहीं है, लेकिन हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं फिर से वो सारी चीज़ें जी रही हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत अच्छे से खेलना कूदना बातचीत सब होती है। मेरे भाइयों के साथ मैं हमेशा बहुत कनेक्टेड हूँ, हम तीनों भाई बहन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो बचपन का वो थोड़ा पार्ट मिस हुआ, जब स्कूल के तरफ से सारे बच्चे पिकनिक पे जाते थे और मैं आज तक नहीं गई, तो थोड़ा रिग्रेट होता है कि हम कभी गए नहीं पिकनिक पे। हम तीनों भाई बहन कभी नहीं गए स्कूल की तरफ से पिकनिक पे। या तो बचपन में ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के साथ खेलना कॉलोनी में, हम अब ऊपर छत से देखते थे कि नीचे सारे इकट्ठे हो गए 5 बज गए शाम के, लेकिन हमें अलाउड नहीं था जाना, क्योंकि पापा रात को आने वाले तो इतना चेक करेंगे, तो वो करके रखना है। और मैं 7-8 साल की जब पापा लेके आए थे दिल्ली, तभी से पापा मुझे इनके जो होम ट्यूशन्स होते थे अलग अलग जगह, तो मुझे इन्होंने ले जाना शुरू किया ताकि मेरा दिन भर वेस्ट ना हो और पापा जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो बगल में बैठ के मैं भी सीख रही हूँ। तो वो पूरा टाइम मेरा पापा के साथ मैंने स्पेंड किया। तो मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा हुआ कि इस तरीके से जर्नी हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो टाइम जो मैं खेल कूद में स्पेंड करती, वो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया और जिसका मुझे अभी फल मिल रहा है। अच्छा, पर कुछ और छूटा, जैसे कि स्कूल की शरारतें कुछ और छूटी हों, कॉलेज की कुछ और शरारतें, कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स छूटती हों,
कभी कभी बंक करना छूटता हो, और कुछ और ऐसा जो लगता है कि बाकी लोग बड़े नॉर्मल लाइफ में करते हैं वो छूट गया? नहीं, स्कूल में मैं बहुत डिलीजेंट स्टूडेंट थी। मैम सारे टीचर्स की फेवरेट थी, कभी बंक नहीं किया मैंने। लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा गया मेरा पूरा स्कूल का जो भी 5-6 साल। और कॉलेज कोरोना में बीत गया, तो मैं कभी कॉलेज जा नहीं पाई, 3-4 बार ही गई कॉलेज। उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए गई, तो सब कुछ सब अच्छे से और बहुत डिसिप्लिन में हो गया। स्कूल और कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनमें कभी कोई संपर्क में है, या जो जो साथ में पढ़े हों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर कोरोना के समय में पढ़ी थी तो ऑब्वियसली फिजिकल मीटिंग बहुत कम हुई होगी, लेकिन तब भी जो स्कूल के पुराने कोई दोस्त या टीचर्स कुछ है संपर्क में? स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं बन पाए। वो थोड़ा, मेरा स्कूल लाइफ थोड़ा शुरुआत में मुश्किल था, और बिहार से हूँ, इस चीज़ को लेकर के उस समय बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। हालांकि अब तो बहुत ठाट से बोलते हैं, अरे हम बिहारी हैं, प्राउड बिहारी हैं। लेकिन 7-8 साल पहले थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था बिहारी को लेकर के, और थोड़ा बहुत बुली सहना पड़ा, लेकिन ठीक था, उतना मुझे भी ध्यान नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, दोस्ती उतनी खास कभी बन ही नहीं पाई। कॉलेज में आने के बाद ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं भी कहीं कार्यक्रमों में जाती हूँ तो ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, अरे तुम्हारे स्कूल में पूजा मैम थी ना, मैं उनकी सिस्टर हूँ, या फिर ऐसे कुछ रैंडम लोग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाता है। अच्छा, अभी लखनऊ में रात में गई थी ना लिट्टी चोखा खाने, तो ऐसे कहीं कहीं जाती हो, किसी शहर में जाती हो जी। अभी जैसे तुमने साड़ी नहीं पहनी, तुम जीन्स टॉप पहनी हुई हो, तो बाहर जाती हो तो एयरपोर्ट में या कहीं गोलगप्पे खा रही हो, लोग पहचानते? अभी तो मैं लखनऊ में, यहाँ पे दीपक अंकल मुझे लेकर के बाटी चोखा खिलाने अभी वहीं से होके आई हूँ। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बच के जाना होता है कि अभी फालूदा खाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। मन था कि वहीं पे खड़े होकर के दोना लेकर के खाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। और मतलब ये थोड़ी बहुत क्वेश्चंस रख करके, क्योंकि अगर थोड़े लोग पहचान, वैसे तो कोई नहीं पहचानता है, सब ऐसे कंफ्यूजन में रहता है कि अरे टीवी में तो बड़ी लगती है, सामने से इतनी छोटी लगती है, तो ये नहीं होगी, अरे ऐसा लग, उसके जैसी शक्ल है लेकिन ये नहीं है, ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर साथ में पापा खड़े हो जाते हैं तो सब पापा को पहचानते हैं। फिर उसके बाद पापा के बगल में एक लड़की को देखते हैं, अच्छा तो ये फिर मैथिली ही होगी, तो ऐसे करके लोग आते धीरे धीरे पहचानते हुए। तो ये भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं पूरा फुल अपना लाइफ एंजॉय करती हूँ, बाहर का खाती हूँ, गोलगप्पे वगैरह सब खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अभी तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है और इतनी सपोर्टिव है। अच्छा, जो एक उम्र के जो होते हैं बच्चे घर में तकरीबन तकरीबन, तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, और फिर कभी कभी आपस में बात भी नहीं करते और रूठ भी जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन यहाँ तो नाराज होने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक साथ परफॉर्म करना है। तो ये लड़ाई झगड़ा कैसे मैनेज होता है? और लड़ाई बहुत होता है, लड़ाई छोटी मोटी नहीं, मारपीट तक भी हो जाती है। कौन किसको मारता है? पहले मैं मारती थी सबको, क्योंकि मैं बड़ी थी, दोनों भाई छोटे थे। अभी दोनों भाई लंबे हो गए, तो वो एक बार हाथ ही पकड़ लेते तो मेरा हाथ हरा हरा लाल लाल हो जाता है, तो इतना ही काफ़ी हो जाता है थोड़ा। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि अभी बस हम लोग नीचे होटल से, रूम से निकल रहे हैं स्टेज पे जाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, और इस बीच में ही मारपीट होकर के हम तब निकल रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन फिर हाँ, वो 10 सेकेंड या 10 मिनट लगता है, पैचअप हो जाता है फिर। तो पर झगड़ा होता किस मामले में? ऐसी छोटी मोटी बात, मैं बोलती हूँ मैं परफ्यूम नहीं दूंगी अपना, बोलता है कैसे नहीं देगी, हाथ मोड़ देता है, मतलब ऐसे ही कोई भी रैंडम चीज पे। अच्छा, तो जो इतने सारे फैंस हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और कुछ अजीबोगरीब सवाल भी पूछते होंगे, तो कुछ ऐसा है जो बहुत दिलचस्प तरह के सवाल लोग पूछते हैं? ऐसा तो नहीं है, मुझसे सब बहुत ही सीरियस बात पूछते हैं और बहुत ही प्रेडिक्टेबल चीजें पूछते हैं। ऐसा कुछ अनप्रेडिक्टेबल हुआ नहीं। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं मैंने आज तक, लेकिन हाँ, सब कुछ नॉर्मल ही था, कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ। अच्छा, अब अगर आगे पढ़ना हो तो क्या पढ़ाई करना चाहोगी? आगे पढ़ना हो तो मैं फोक म्यूजिक को लेकर के आगे पढ़ना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्ट है, ऊपर से यही चीज़ है जो मैं हमेशा करते आ रही हूँ, तो मैं इसी में आगे पढ़ना चाहूँगी। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें तो पियानो भी सिखाया? मैं हारमोनियम सीखी हूँ और वोकल्स के लिए शास्त्रीय संगीत का रियाज करते आई हूँ। पियानो मैं उतनी फ्लुएंटली अभी नहीं बजाती हूँ, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। लेकिन हारमोनियम बजाती हूँ तो थोड़ा है मैनेजेबल। टाइम कैसे मैनेज करती हो?
टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। हम्म। प्रायोरिटाइज करना पड़ता है स्पेसिफिक टाइम पे कि अब जब मैं स्कूल में थी तो मेरे लिए स्टडीज़ इम्पोर्टेंट था, उसके बाद रियाज, उसके बाद अब रियाज इम्पोर्टेंट है, उसके बाद और कुछ। हम्म। अच्छा, भाषा को लेकर भी जैसे पहले ये माना जाता था काफी लंबे समय तक कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, और अगर आप हिंदी में ही चीजें परफॉर्म करें तो शायद आपकी ज्यादा ग्रोथ ना हो पाए। अब तो वो माहौल भी बदल गया, अब तो हिंदी ही सर्वे सर्वा हो गई। तो इस हिंदी की दुनिया में अब अपने आप को जैसे कंफर्टेबल तो बनाया ही बनाया, बाहर के लोगों को भी तो सीखने को कुछ मिलता होगा कि मैथिली अपनी भाषा में कितनी प्राउडली गा रही है। तो लोगों का रोल मॉडल बन के कैसा लगता है? बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत बहुत आसान लगता है कि अब हिंदी भाषा को जो इतना प्रेम और इतना अपनापन मिल रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, जितने भारतीय बाहर हैं वो भी चाहते हैं क्या कि अगर कोई भारत से आए तो उनसे हिंदी में ही कम्युनिकेट किया जाए। तो अभी रिसेंटली इसी साल, पिछले साल मैं अलग अलग जगह परफॉर्म करने गई, तो वहाँ पे जो NRI जो हिंदी कभी फ्लुएंटली बोल नहीं पाए लेकिन मुझे मिलते हैं तो सब हिंदी में ही बात करते हैं। तो हिंदी को लेकर के अभी कोई भी वो चीज़ नहीं रही जो पहले 10 साल पहले थी कि जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है तो वो सुपीरियर नहीं है, ऐसा रहा नहीं अब। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो चाहती हो कि अगले 5 साल या 10 साल में जरूर से कर लो, ऐसा कोई सपना है? मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं है कि मुझे ये मिल जाए या फिर वैसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब बड़ी-बड़ी बातें तो वो बचपन से ही सोचते आ रहे कि मैं कभी ऐसे करूँगी, कभी इधर घूमने जाऊँगी, कभी ये करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। लेकिन हाँ, बहुत सीरियसली अभी बैठ के कभी ऐसा सोचती नहीं कि मुझे 5 साल में ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान ने ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लकी थी, यहाँ तक आने का कभी सोचा नहीं था। और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मुझे जैसे भगवान, हरी इच्छा जैसे होती जाएगी। अच्छा मैथिली, ग्राउंडेड रहना बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप सक्सेसफुल भी हो जाएं और आपका जो है पाँव आपकी जमीन पर रहें। तो मैथिली को देखकर कोई भी ऐसा ही कहेगा। देखते ही जो पहला इंप्रेशन है वो ये कि मैथिली ने अपनी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके लिए जो अक्स है वो दिखाने का काम माता पिता तो जरूर ही करते होंगे। अपने लेवल पर किन चीजों का ध्यान रखती हो? अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अब म्यूजिक ऐसी चीज है ना कि किसी को भी हम्बल बना दे। मुझे लगता है सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, कोई भी आर्ट फॉर्म होगा, वो किसी भी इंसान को हम्बल बनाने की क्षमता होती है। जैसे कि जब मैं रियाज करने बैठती हूँ, जितना रियाज करती हूँ उतना एहसास होता है कि इतना, अरे ये तो मुझे नहीं आता, अरे ये तो मुझे ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो जितना आप डीपर घुसते जाते हैं, आप उतने और खाली महसूस करते हैं खुद को कि अरे ये भी नहीं आता मुझे, ये भी नहीं आता। और कहीं ना कहीं वो आपके व्यवहार में बाद में रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप कितने भी बड़े कलाकार से मिलेंगे, सब झुक करके, अरे मैं तो अभी बस सीखना शुरू किया है, जिंदगी बहुत छोटी है, अभी तो बस सीखना शुरू किया है। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं मुझे लगता है संगीत ही देती है। और मेरे एक एक यही बात है जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कभी भी बाहर वालों के भी सामने या घर वालों के भी सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जैसी हूँ वैसे ही बोलचाल दूँ, जो मन में है बोल दूँ, तो काफ़ी हल्का और काफ़ी नेचुरल रहता है सब। तो 24 साल की उम्र में मैथिली को ऐसा लगता है कि अभी उसने भी सीखना शुरू किया है, और उसे ये भी लगता है कि आदमी जितना सीखता जाता है उतना ही वो जमीन से जुड़ता जाता है। आज मेरे साथ मैथिली ठाकुर, हम अभी लखनऊ में हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लखनऊ अभी देखे जाने बाकी हैं। शुक्रिया मैथिली, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये VN की पाठशाला का एक हिस्सा है, और एक और पॉडकास्ट का जिसका नाम है थी रहूंगी, और मैं हूँ वर्तिका नंदा। थैंक यू।